हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक फिर शुरू कर रहे हैं और हमारे टॉपिक का टाइटल है इफ़ेक्ट ऑफ मॉइस्चर इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड मेथड्स ऑफ रिमूविंग इट। हम इस टॉपिक का सेकंड लेक्चर यूनिट नंबर 5.3 पार्ट 2 का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। और फर्स्ट लेक्चर में हमने इफ़ेक्ट ऑफ मॉइस्चर इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को विस्तार से जाना था, इसके कॉजेस और इसके प्रभाव को हमने जाना था। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ रिमूविंग इट। तो ये जो मॉइस्चर है रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर, इसके कौन कौन से मेथड है जिसके द्वारा इस मॉइस्चर को हटाया सकते हैं। तो रिमूविंग ऑफ मॉइस्चर, जिसे हम जानते हैं डिफ्रोस्टिंग के नाम से भी, तो आज हम डिफ्रोस्टिंग के डिफरेंट मेथड्स का विस्तार से अध्ययन करेंगे। और मेथड ऑफ रिमूविंग मॉइस्चर इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्रोस्टिंग। डिफ्रोस्ट ये अंग्रेजी का टर्म है, लेकिन काफ़ी कॉमन टर्म है। हमारे घरों में डिफ्रोस्ट के लिए जनरली फ्रिजेज अवेलेबल है। रेफ्रिजरेटर में हम डिफ्रोस्ट का बटन दबाते हैं और डिफ्रोस्ट हो जाता है। लेकिन आजकल कुछ रेफ्रिजरेटर ऑटोमेटिक डिफ्रोस्टिंग सिद्धांत पे भी आने लगे हैं, जिसमें जैसे ही इवेपोरेटर के चारों ओर कोईल जो है उसके ऊपर मॉइस्चर फ्रीज होती है कुछ के पश्चात, तो उसमें सेंसर्स उस मॉइस्चर के फ्रीज होते ही ऑटोमेटिकली हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में डिफ्रोस्टिंग शुरू कर देते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली डिफ्रोस्टिंग होती रहती है और मॉइस्चर के इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये आजकल के लेटेस्ट ट्रेंड के रेफ्रिजरेटर्स में इस मेथड को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन आज जो हम मेथड पढ़ेंगे उसमें डिफरेंट टाइप के मेथड का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मेरा नाम है हरीश धवन, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। और मैं यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो है MA 301। और इसमें आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ मॉइस्चर रिमूविंग, जिसे कहते हैं हम डिफ्रोस्टिंग कॉमन भाषा में। तो वाष्पित्र इवेपोरेटर की डिफ्रोस्टिंग की जो विधियाँ हैं वो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले जो डिफ्रोस्टिंग मेथड है उसे हम कहते हैं पहले मेथड को हम कहते हैं डिफ्रोस्टिंग मेथड को, वो है हमारा हाथ से डिफ्रोस्टिंग करने की विधि। और इसमें मैनुअल डिफ्रोस्टिंग मेथड भी कहते हैं इसे। उसके पश्चात हम देखेंगे दूसरा मेथड जो है अपने आप डिफ्रोस्टिंग होने की विधि, जिसे हम ऑटोमेटिक डिफ्रोस्टिंग मेथड भी कहते हैं। तीसरा जो मेथड है हमारा वो है पानी से डिफ्रोस्टिंग करने की विधि, तो वाटर डिफ्रोस्टिंग मेथड भी कहते हैं इसे। फोर्थ जो मेथड है उसे कहते हैं रिवर्स साइकिल डिफ्रोस्टिंग मेथड या प्रतिवर्तीय चक्र डिफ्रोस्टिंग विधि। पांचवा जो हमारा मेथड है उसे कहेंगे हम गर्म गैस डिफ्रोस्टिंग विधि, हॉट गैस डिफ्रोस्टिंग मेथड, देन इलेक्ट्रिक डिफ्रोस्टिंग मेथड, विद्युत डिफ्रोस्टिंग विधि, और अंत में हम थर्मोबैंक डिफ्रोस्टिंग मेथड के बारे में जानेंगे। तो आज हम इन मेथड का अध्ययन करते हैं। तो हमारा जो पहला मेथड है उसे कहते हैं हम हाथ से डिफ्रोस्टिंग करने की विधि। तो ये जो मेथड है हमारा, इसे कहते हैं मैनुअल डिफ्रोस्टिंग मेथड, और ये सबसे पुरानी विधि है। यह एक सबसे सरल और पुरानी विधि है। इस विधि में छोटी इकाइयों में विद्युत आपूर्ति बंद कर दी जाती है, जिससे संपीड़क मोटर बंद हो जाती है, कंप्रेसर मोटर बंद हो जाती है। तो इस इकाई में हम क्या करते हैं, विद्युत आपूर्ति हमारी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में बंद कर देते हैं, जिससे हमारी कंप्रेसर मोटर बंद हो जाती है। इस कारण वाष्पित्र प्रशीतक का परिसंचरण
बंद हो जाता है और वाष्पित्र पर जमा फ्रॉस्ट पिघल कर नीचे ट्रे में एकत्रित हो जाती है। इस प्रकार बर्फ़ के पिघलने पर विद्युत आपूर्ति शुरू कर दी जाती है जिसे संपीड़क मोटर पुनः चालू हो जाती है। सभी घरेलू तथा बड़ी प्रशीतन इकाइयों में यह विधि अपनाई जाती है। इस विधि में डिफ्रोस्टिंग में अधिक समय लगता है। तो इस विधि में जैसा कि मैंने इसमें पढ़ के बताया आपको, मैनुअल मेथड कहते हैं इसे। इसमें हम सप्लाई बंद कर देंगे। जैसे सप्लाई बंद करेंगे तो हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा और कंप्रेसर बंद होने से ये जो वाष्पित्र का जो प्रशीतक का परिसंचरण है, सर्कुलेशन है, वो बंद हो जाएगा। जैसे बंद होगा तो वहाँ का अंदर का जो तापमान है वो बढ़ने शुरू होगा और जब तापमान बढ़ेगा 0 से अधिक होगा तो वाष्पित्र पर जो जमा बर्फ़ है वो पिघल कर ट्रे में आ जाएगी और ट्रे के बाद जैसे सारी बर्फ़ पिघल जाती है ये आपूर्ति शुरू कर देते हैं और इसमें काफ़ी अत्यधिक समय लग सकता है। और ये विधि को मैं अपने तरीके से ये भी कह सकता हूँ कि कितनी बार हमारे घरों में विद्युत सप्लाई बिजली चले जाने पर हमारा रेफ्रिजरेटर है ऑटोमेटिकली डिफ्रोस्ट हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली नहीं कहते हैं, उसे मैनुअल भी कह सकते हैं कि सप्लाई चली गई, अंदर हमारी आपूर्ति बंद हो गई। बंद होने से अंदर जो इवेपोरेटर के आसपास आइस जम गई थी वो क्या होती है, डिफ्रोस्ट हो जाती है और एक ट्रे पीछे जो कंप्रेसर के ऊपर लगी है उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और जैसे सप्लाई चालू होती है, बिजली आती है और ये रेफ्रिजरेटर वापस चालू हो जाता है। तो ये जनरली हमारे घरों में कॉमन देखने को मिलता है, जिससे मैनुअल डिफ्रोस्टिंग अपने आप बिजली चले जाने पर हमारे घरों में हो जाती है। तो दूसरा मेथड है हमारा, इसे बोलते हैं ऑटोमेटिक डिफ्रोस्टिंग मेथड। और इस विधि में प्रशीतन इकाई एक निश्चित ताप तथा दाब के अनुसार स्वतः ही बंद हो जाती है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर जैसे ही इकाई में पहुंच जाता है जब डिफ्रोस्ट होती है या जब हमारी मॉइस्चर एवेपोरेटर की कोयल के आसपास जम जाती है, तो जैसे ही निश्चित ताप पहुंचता है या दाब बढ़ जाता है तो और पुनः चालू भी हो जाती है। यह नियंत्रण दाब और ताप आधारित हो सकता है। इसकी 2 प्रमुख विधियाँ हैं। तो ऑटोमेटिक डिफ्रोस्टिंग मेथड में हम एक कांस्टेंट जो प्रेशर कंट्रोल मेथड है, दूसरा टेम्परेचर कंट्रोल मेथड है। तो दाब वाला पहले देखते हैं हम। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, वाष्पित्र की सतह पर फ्रॉस्ट जम जाने पर वायु एवं वाष्पित्र के बीच ऊष्मांतरण दर कम हो जाती है, हीट ट्रांसफर रेट कम हो जाती है इसमें। इस कारण कंप्रेशन सक्शन प्रेशर पर चलने लगता है तथा इस प्रकार धीरे धीरे सक्शन दाब एक निर्धारित मान से नीचे जाने लगता है। तब एक दाब प्रचलित संपीड़क मोटर को विद्युत आपूर्ति बंद कर देता है, जिससे वहाँ पर क्या होता है, ये जो फ्रॉस्ट जमी हुई है ये पिघलना शुरू हो जाती है और उसके पश्चात ये ऑटोमेटिकली डिफ्रोस्ट हो जाता है। और इसमें इस तरह से संपीड़क बंद हो जाता है और दाब कंट्रोल इस प्रकार से निर्धारित होता है कि संपीड़क दोबारा चालू होने पर पूर्व जो तापमान होता है 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होकर डिफ्रोस्टिंग हो जाए। तो अंदर का तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़े तब तक ये डिफ्रोस्ट हो जाता है। इस प्रकार दाब में परिवर्तन के कारण प्रणाली या निकाय स्वतः ही बंद या चालू होता रहता है। तो इसमें इस तरह से हमारा पूरा का पूरा एक वेपर कंप्रेसर साइकिल वापस दिखा रखा है। एक्सपांशन वाल्व, देन इवेपोरेटर और इवेपोरेटर के साथ ही यहाँ पर कंप्रेसर का जो इनलेट है, यहाँ पर ये जो प्रेशर कंट्रोल ऑपरेटेड स्विच है और इसी के साथ ये सिस्टम जो दिखा रखा पूरा का पूरा ये सप्लाई के साथ अटैच्ड होता है। और ये सिस्टम को जैसे ही एक पर्टिकुलर सक्शन दाब कम हो जाता है तो उसके टाइम ये सप्लाई ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है और इसमें यहाँ पर डिफ्रोस्टिंग शुरू हो जाती है। अगला जो मेथड है हमारा वो है टेम्परेचर कंट्रोल डिफ्रोस्टिंग मेथड। इस विधि में हम क्या करते हैं, दाब के स्थान पर तापमान से कंट्रोल करते हैं। और इसमें देखिए वो का वो सिस्टम बना रखा है वेपर कंप्रेशन और साइकिल वाला। यहाँ पर देखिए आप, ये एक्सपेंशन वाल्व हो गया, ये इवेपोरेटर हो गया। इस इवेपोरेटर के साथ ही एक थर्मोस्टेट लगा देते हैं इसमें। थर्मोस्टेट क्या करता है, इवेपोरेटर का तापमान एक पर्टिकुलर तापमान से जब बढ़ने लगता है तो थर्मोस्टेट उस तापमान को सेंस कर लेता है और सेंस करने के बाद ये आपूर्ति को बंद कर देता है, जिससे कि सिस्टम बंद हो जाता है और जिससे इसका तापमान एक निर्धारित मान से अधिक हो जाता है और डिफ्रोस्टिंग इवेपोरेटिव कॉइल के चारों ओर जो फ्रॉस्ट जमी हुई है वो पिघलना शुरू हो जाती है और ये डिफ्रोस्ट कुछ समय बाद हो जाता है। तीसरा जो मेथड है पानी से डिफ्रोस्ट करने की विधि, ये सरल विधि है
और इस विधि का प्रयोग हम उन स्थानों पर की जाती है जहां उच्च तापमान पर जल सहजता से प्राप्त हो जाता है। इस विधि में डिफ्रोस्टिंग के लिए बहुत अधिक मात्रा में जल को पर्याप्त वेग से वाष्पित्र पर छिड़का जाता है। गर्म पानी को हम इस विधि में एवेपोरेटर कोइल के ऊपर छिड़कते हैं, जिससे गर्म पानी जब उसके ऊपर फ्रोस्ट के ऊपर आता है तो उस समय जो होता है वो फ्रोस्ट पिघलना शुरू हो जाती है और ये इस तरह से इसमें फ्रोस्ट हट जाती है। तो ये वाटर डिफ्रोस्टिंग मेथड है जो कि मैनुअल किया जाता है, गर्म पानी के द्वारा किया जाता है। इसका इतना ही ब्रीफ में आपको बताना है। अगला जो मेथड है वो है, ये मैंने आपको बता दिया है, गर्म पानी से गर्म जल का प्रयोग किया जाता है। और अगला जो मेथड है इसको बोलते हैं रिवर्स साइकिल डिफ्रोस्टिंग मेथड। और इसमें हम क्या करते हैं, ये मेथड जो है इस विधि में हम प्रशीतन निकाय के प्रचालन चक्र को उल्टी दिशा में चलाकर आसानी से, यानी हम जब कूलिंग कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम प्रचालन इकाई को चला रहे हैं, लेकिन जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको रोटेट सिस्टम को चलाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा इसमें हीटिंग हो जाएगा। तो ये रिवर्स साइकिल के द्वारा इस विधि में जो अंदर का तापमान है वो बढ़ जाएगा और बढ़ने का रिजल्ट ये होगा कि जो फ्रोस्ट है वो पिघलना शुरू हो जाएगा और इससे हम डिफ्रोस्टिंग हटा सकते हैं। तो ये इतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं है इस विधि को, और ये विधि हमारे यहाँ पर प्रचलन में नहीं है हमारे देश में, लेकिन इसका एक डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको बता दिया आपको। अगला जो मेथड है हमारा वो है हॉट गैस मेथड। इस विधि में हम क्या करते हैं, गर्म गैस का प्रयोग डिफ्रोस्टिंग के लिए करते हैं। इस विधि में कंप्रेसर से निकलने वाले गर्म गैस, जिसे कहते हैं रेफ्रिजरेंट वेपर, को गर्म गैस परिपथ के रास्ते से वाष्पित्र में प्रवाहित किया जाता है। तो वैसे भी कंप्रेशन के पश्चात हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, और उस वेपर फॉर्म वाले रेफ्रिजरेंट को हम क्या करते हैं, वाष्पित्र में प्रवाहित करते हैं। इस प्रकार जब डिफ्रोस्टिंग की जाती है तब गर्म गैस परिपथ में लगे हस्तचलित वाल्व को खोलकर संपीड़क को चालू रखा जाता है, जिसके कारण गर्म गैस की ऊष्मा से वाष्पित्र की सतह पर सभी फ्रोस्ट बर्फ़ पिघल जाती है। तो इस तरह से ये वो का वही डायग्राम दिया हुआ है, एक्सपांसन वाल्व, इवेपोरेटर, और यहाँ पर वही डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। कंप्रेसर से पहले यहाँ पर एक सिस्टम दिया हुआ है, ये प्रेशर कंट्रोल ऑपरेटेड कंट्रोल है, ये सप्लाई यहाँ से आएगी, और ये मोटर कंप्रेसर की दिखाई गई है। इस तरह से हम डिफ्रोस्टिंग कर देते हैं। अगला मेथड है हमारा इलेक्ट्रिक डिफ्रोस्टिंग मेथड। इस विधि में हम क्या करते हैं, डिफ्रोस्टिंग के लिए गर्म कुंडली, हीटिंग कोयल या विद्युत हीटर का प्रयोग करते हैं। ये कुंडली वाष्पित्र के चारों ओर लगाई जाती है। तो इवेपोरेटर के चारों ओर हमने हीटिंग कोयल का एक प्रोविज़न इसमें बना देते हैं, और ये गर्म जो कुंडली वाष्पित्र की सतह को गर्म करती है, जिसके कारण वाष्पित्र के ऊपर जमी बर्फ़ पिघलने लगती है, और इस पिघलने को क्या कहते हैं हम, डिफ्रोस्टिंग। इस प्रकार विद्युत हीटर को चालू करते समय संपीड़क को बंद कर दिया जाता है ऑब्वियसली। तो इसमें एक एक्स्ट्रा अरेंजमेंट लगा रखा है, जो कि इवेपोरेटर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक हीटिंग कोयल को लगा दिया जाता है। जब हमें डिफ्रोस्टिंग करनी होती है तो हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम की सप्लाई को बंद कर देते हैं, कंप्रेसर को बंद कर देते हैं और इस सिस्टम को चालू कर देते हैं। जब हीटिंग कोयल गर्म होती है तो इसके हीटिंग इफेक्ट से इवेपोरेटर के ऊपर जो डिफ्रोस्टिंग हो रखी है, फ्रोस्ट जमी हुई है, वो पिघलना शुरू हो जाती है, और इस चक्र की पूर्णता के पश्चात थर्मोस्टेट नियंत्रण प्रणाली के द्वारा दोबारा इस स्थिति में लाया जा सकता है, और ये पूरा का पूरा जो फ्रोस्ट है वो पिघल कर पानी में चेंज हो जाता है। और जैसे ये सप्लाई बिल्कुल मिनिमम हो जाती है तो हम इसे सिस्टम को वापस चला देते हैं। लास्ट जो हमारा सिस्टम है वो है थर्मोबैंक डिफ्रोस्टिंग मेथड। इस विधि में प्राय गर्म गैस का प्रयोग डिफ्रोस्टिंग के लिए किया जाता है। इसमें हम हीटर की जगह क्या काम में ले रहे हैं, गर्म गैस को काम में ले रहे हैं। इसमें एक बैंक होता है जो थर्मो ऊष्मा भंडारण करता है, यानी थर्मोबैंक हीट स्टोरेज करता है। सामान्य प्रचालन चक्र के दौरान संपीड़ित्र से निकलने वाली गैस को ऊष्मा द्रव से भरी एक छोटी टंकी में एकत्रित किया जाता है तथा डिफ्रोस्टिंग चक्र के दौरान यही भंडारित ऊष्मा सीधे गर्म गैस परिपथ में भेजने के बजाय सक्शन लाइन में भेजी जाती है। जब ये गर्म ऊष्मा वाष्पित्र में से प्रवाहित होती है तो वाष्पित्र नलिकाओं पर जमी बर्फ़ पिघलने लगती है और डिफ्रोस्टिंग होती है। इसके लिए सोलेनॉइड वाल्व, स्वचालित टाइमर आदि प्रयोग किए जाते हैं। तो ये है हमारा थर्मोबैंक डिफ्रोस्टिंग मेथड।
तो इसका कोई डायग्राम नहीं है, इसको सिंपल में आपको समझाना है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, एक हॉट गैस का प्रोविज़न इवेपोरेटर कोइल के आसपास बना देते हैं, जिससे हॉट गैस जब किसी इवेपोरेटर के चारों तरफ सिस्टम को बंद करने के पश्चात हॉट गैस के इफेक्ट से ये जो हमारा फ्रोस्ट है वो पिघलने लग जाता है, और इस तरह से ये जो फ्रोस्ट धीरे धीरे हट जाता है। तो इस तरह से हमने डिफ्रोस्टिंग के सारे मेथड्स को अध्ययन कर लिया है। और जब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो जनरली डिफ्रोस्टिंग मेथड के नाम लिख के आप किसी एक या दो को इजीली डिस्क्राइब कर सकें, ऐसा क्वेश्चन जनरली एग्ज़ाम में आता है। तो ये टॉपिक यहीं फिनिश होता है। और आज हमने मॉइस्चर के इफ़ेक्ट को पहले पार्ट में जाना, इसके काजेस क्या क्या हैं और इसके प्रभाव क्या होंगे, और सेकंड पार्ट में हमने डिफ्रोस्टिंग मेथड के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। तो मैं यहीं अपना ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। आप इसके नोट्स टॉपिक वाइज जैसे मेथड वाइज बना लें और सिंपल तरीके से इसके नोट बना लें और इसकी अपनी प्रिपरेशन कर लें। तो थैंक यू।